हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। देखा जाए तो यहाँ पर हमारा एमसीक्यू आया है। वो कहता है कि भारत में खेती का एक अदीम रूप झूमिंग को डैश में बेबर या दहिया कहा जाता है। यानी देखा जाए तो झूमिंग जो कृषि की जाती थी उसको जो है बेबर और दहिया किस राज्य में कहा जाता है। झूमिंग कृषि का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहाँ पर कृषि जो होती है एक क्षेत्र में की जाती है। जब वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो जो है लोग जो है उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और उस क्षेत्र को जो है बंजर भूमि घोषित कर दी जाती है और वो दूसरे जगह फिर जाते हैं, वहाँ पर वन को साफ करते हैं और वहाँ पर फिर से कृषि करती हैं। तो इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर पूछ लिया है कि भारत में खेती का एक अदीम रूप झूमिंग को हम डैश में बेवर या दहिया कहा जाता है, किस राज्य में कहा जाता है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस राज्य में जो है बेवर या दहिया कहा जाता है। आप सबसे पहले आंसर इसका सोचिए और अपने जो है नोटबुक पे इसको नोट कर लीजिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बाद में आप अपना आंसर जो मैच कर सकते हो कि आपका आंसर कितना सही गया, कितना गलत गया। इससे जो है आप पेपर की तैयारी का जो है अच्छे से जो है यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए, भारत में खेती का एक अदीम रूप, ये क्वेश्चन जिस बच्चों को पता होगा, नॉलेज होगा, वही आंसर दे सकते हैं कि झूमिंग को किस राज्य में वेवर या दहिया कहा जाता है। देखिए, उड़ीसा में तो नहीं कहा जाता है, जी तो कंफर्म हो गया कि उड़ीसा नहीं है और न ही छत्तीसगढ़ है। तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को भी नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब लास्ट ऑप्शन डी रह गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही है। मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि को हम बेवर या दहिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप डी के साथ जा सकते हो। डी जो है सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए, काफ़ी दिलचस्प है। क्वेश्चन है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। चलिए, ठीक बात है कि रबी की फसलें जो है सर्दियों में बोई जाती है, ये अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। आपने देखा भी होगा गेहूं भी इसी में से आता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जैसे अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है स्टेमली, तो आप यहाँ अगस्त से किस महीने तक इसको काटी जा सकती है। क्या अप्रैल से अगस्त काटी जा सकती है, या अप्रैल से जून, या अप्रैल से मई, या डी अप्रैल जो है से जुलाई। तो ये काफ़ी मिलता जुलता यहाँ ऑप्शन है। कहते हैं थोड़ा समझ की ज़रूरत है कि अप्रैल से कितने महीने तक काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोचिए और अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट पहले कर लीजिए, जो आपको जो है समझने के लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगा। तो आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। क्वेश्चन क्लियर है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। तो दोस्तों, ये बात सही है। देखिए, अगर आप यहाँ पर अगस्त सोच रहे होगे तो अगस्त तो काफ़ी दूर हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि जून, तो जून काफ़ी हद तक अप्लीकेबल है, लेकिन मई भी अप्लीकेबल है, बट मई को हम इतना नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ऑप्शन के रिगार्डिंग हमें चलना है। जुलाई है तो जुलाई भी काफ़ी दूर हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो इसका सही होगा बी सही है, क्योंकि गर्मी में अप्रैल से जून तक काटी जा सकती है। तो इसका ऑप्शन जो हुआ बी सही गया, जून। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या है। हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और डैश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही। अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा कि हरित क्रांति किस किस राज्य में सफल हुई, तो इसका आंसर देना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको बात बता दूँ कि ऑप्शन देखिए क्या है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात।
अब देखिए ऑप्शन में भी इन्होंने काफ़ी जो है एक अजीब सा जो है द्वंद्व दे दिया है। अब देखिए मध्य प्रदेश और डी अलग दे दिया है और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दे दिया है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा तो सोचने वाली बात ये है कि एग्जामिनर ने दो ऑप्शन एक जैसे क्यों रखे और सिर्फ इसमें पश्चिम और पूर्वी का ही फर्क है। तो इसका मतलब सी और डी जो है एलिमिनेट हो गया। यहाँ सोच में अगर हम लगाएं तो सी और डी एलिमिनेट हो गया, या सी और डी ही ऑप्शन होगा सही, क्योंकि अगर हम ए को अगर एलिमिनेट करते हैं तो बी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि दोनों तो एक ही देश राज्य के नाम बता रहा है यहाँ पर। तो सोचिए कौन सा आंसर सही होगा और अपने नोटबुक पे इसको नोट भी कीजिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं देखता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हरित क्रांति पंजाब हरियाणा और डैश राजस्थान के कुछ हिस्सों में हुआ। तो देखा जाए तो पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में ये सफल रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सफल हुई? पश्चिम उत्तर प्रदेश में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में? अब ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि आप पश्चिम के साथ जाओगे कि पूर्वी क्षेत्र के साथ जाओगे, लेकिन हरित क्रांति तो हुआ तो उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, टोटली कंफ्यूज कर दिया है कि आप पश्चिम के साथ जाओगे कि पूर्व के साथ जाओगे, क्योंकि हुआ तो चार राज्य बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे जहाँ हरित क्रांति हुई थी। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसको काफ़ी सफल देखने को मिला। तो आप यहाँ पर इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिमाग में रखना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है हरित क्रांति काफ़ी सफल रही। तो इसका ए ऑप्शन सही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ जा सकते हो जहाँ हरित क्रांति सफल हुई थी। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ फसल उगाई जाती है। बात सही है कि विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ खरीफ फसलें उगाई जाती है और इसकी कटाई डैश में की जाती है। अब देखिए लगाने की तो बात यहाँ एग्जामिनर ने बता दी कि खरीफ फसलें जो है मानसून की शुरुआत में लगाई जाती है, जैसे कि बरसात शुरू होता है मानसून, जिसमें धान भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसकी कटाई की समय काल क्या बताया गया है? मानसून देखिए तो जून जुलाई से स्टार्ट होती है, जून जुलाई अगस्त के जून जुलाई से स्टार्ट होती है, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर चलिए खरीफ फसल मानसून की शुरुआत से लगाई जाती है, यानी जून जुलाई से लगाई जाती है, लेकिन हमसे कटाई पूछ लिया है। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। जब जून और जुलाई लगाने का टाइम है तो इसको हम कटाई के रूप में कैसे देख सकते हैं? यानी ए और बी जो है टोटली एलिमिनेट हो गया इस क्वेश्चन से। अब चलिए दो ऑप्शन आपके समक्ष रह गया कि सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। तो यहाँ दो के क्वेश्चन ऑप्शन रह गया आपके समक्ष। आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है और अपने नोटबुक पर नोट कीजिए कि बाद में देखिएगा कितना आंसर आपका सही गया है। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए दोस्तों एलिमिनेशन कीजिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन जो होते हैं गलत रहते हैं, जो आपको समझना होता है। अब यहाँ पर मानसून की शुरुआत, अब मानसून देखिए जून जुलाई से ही शुरू होता है, तो जर्नल सी बात है जब जून जुलाई में स्टार्टिंग ही होता है, फसल लगाने का टाइम होता है, तो हम जून जुलाई में तो काट तो सकते नहीं है। तो इसका मतलब ए बी जो है एलिमिनेट है, हमारे समक्ष जो है सी और डी रह गया। अब देखिए अक्टूबर नवंबर में भी काटा जा सकता है और सितंबर अक्टूबर में भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक महीने का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसका जो है सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सितंबर और अक्टूबर। तो सितंबर अक्टूबर जो है खरीफ फसल को काटने का एक समय बहुत अच्छा है, और इस समय सितंबर अक्टूबर में जो है फसलों को काटी जाती है। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। देखिए क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि असम और डैश और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है। यानी एक वर्ष में धान के 3 फसल उगाई जाती है, और ये है ओस, अमन, बोरा। ओस, अमन, बोरा, यानी ये 3 फसलों के नाम हैं, ओस, अमन, बोरा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछ लिया है कि वो तीसरा राज्य कौन सा है जहाँ पर चावल की जो है 3 फसल एक साल में की जाती है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ के लिए है,
हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे नोट कीजिए सबसे पहले, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है और आपके इंटेलिजेंसी का भी चेक करने का एक तरीका है। देखिए, असम और डैश और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसे हम ओस अमन बोरा कहते हैं। तो देखिए, बात है यहाँ पर फसलें उगाने की। तो देखिए, अगर आपको पता होगा तो हरियाणा में तो 3 फसलें चावल की नहीं उगाई जाती, तो हरियाणा तो एलिमिनेट है। अगर हरियाणा एलिमिनेट करते हो तो पंजाब भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी नहीं देखने को मिलता है हमें। ठीक है, पंजाब में भी इतने रेनफॉल होते नहीं, क्योंकि चावल की जो धान की फसल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश तो आपको पता है कई जब टाइम में सूखा ही रहता है, तो उत्तर प्रदेश को भी आप नहीं जो है इसके अंतर्गत ले सकते हो कि धान खेती साल में 3 बार की जा सके। तो एक ही ऑप्शन शेष रह गया है, बी पश्चिम बंगाल। यानी देखा जाए तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, और इसे ओस अमन बोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, लिख सकते हो और चेक भी कर सकते हो कि आपने सही दिया कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी चावल उत्पादन में भारत का जो स्थान है दूसरा नंबर पे है, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन पहला स्थान किसका है, ये क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि भारत के बाद दुनिया में दूसरा स्थान भारत को प्राप्त है, तो पहला स्थान किसको प्राप्त है? क्या ए इंडोनेशिया को प्राप्त है, कि बी जापान को कहते हैं, या सी मलेशिया को कहते हैं, या डी चीन को कहते हैं? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। आप आंसर समझ सकते हो और अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो, क्योंकि बाद में आपको देखना है कितना आंसर आपका सही गया कितना गलत गया। तो क्वेश्चन क्लियर है। भारत डैश के बाद दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जहाँ तक मुझे पता है कि इंडोनेशिया तो है नहीं, यानी इंडोनेशिया इसमें है नहीं सम्मिलित। उसके बाद देखिए बी जापान, तो जापान भी सम्मिलित नहीं है। अगर बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया भी सम्मिलित नहीं है। तो इसका मतलब चीन। आपको बता दूं मैं कि चीन जो है पूरे विश्व में चावल उत्पादन का सबसे बड़ा देश है। चावल के उत्पादन में चीन का नंबर 1 स्थान है। उसके बाद कोई देश का अगर नाम आता है तो वो है भारत का। यानी चीन जो है चावल उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। तो डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्वेश्चन क्लियर और डायरेक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्या वो चावल है, क्या बी चना है, सी बाजरा है, या डी कपास है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, आप अपना आंसर जो है अपने कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, आपने मैं समझ लिया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। क्या वो चावल है, कि चना है, या बाजरा, या कपास। जैसा कि आपको पता होगा कि रबी की फसल में कपास तो आता नहीं है, कपास तो नहीं आता है, ये तो चलो मैं बता सकता हूँ। और बाजरा भी जो है रबी की फसल में नहीं आता, क्योंकि सारे बाजरा चावल ये सब जो है खरीफ फसल है। चावल बाजरा कपास सब खरीफ के फसल है। तो इसका मतलब इसका बी चना सही होगा। चना जो है रबी का फसल है, तो इसका आंसर हो गया बी चना। तो बी चना के साथ आप जा सकते हो। इसका आंसर बी जो है चना इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसलें हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण, वृक्षारोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना। ठीक है, ऑप्शन देखिए चावल और मक्का, बी गेहूँ और दालें, सी चाय कॉफ़ी केला और गन्ना, डी चावल और गेहूँ। तो आप अपना आंसर सोचिए, अपना कॉपी पे नोट कीजिए, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है।
थोड़ा दिमाग लगाने की बात है दोस्तों। यहाँ पर पूछ लिया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वृक्ष रोपण फसलें यानी पेड़ों को रोपा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि चावल जो है एक तरह का वृक्ष रोपण फसल नहीं है, ठीक है, न ही गेहूँ है। जैसे ही हमने चावल और गेहूं को एलिमिनेट किया, इसका 3 ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। ए में देखिए चावल यूज़ है, बी में भी चावल है और डी में भी गेहूं है। यानी ए में चावल हो गया, डी में भी चावल है और बी में गेहूं है। तो गेहूं और चावल जो है एक तरह का जो है वृक्ष रोपण फसल नहीं है, ठीक है, ये वृक्ष रोपण फसल नहीं है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही गया। चाय, कॉफ़ी, केला, गन्ना जो है एक तरह का वृक्ष रोपण फसल है। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। सी ऑप्शन सही है। चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना एक वृक्ष रोपण फसल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में कृषि के बारे में सही सुमेलित जोड़ी का चयन करें। यानी ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होगा सही है, जो सही मैचिंग की गई है। देखिए देख लेते हैं कौन कौन से मैचिंग यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये जो है रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, क्या ये ऑप्शन सही है? या चना जो है धान की फसलें हैं, चना जो है धान की फसलें हैं। सी ओस, अमन और बोरा सरकारी एक योजना है। या डी किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन में वृद्धि है। अब देखिए इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण सुमेल दिया हुआ है। सुमेल का मतलब है कि आपको मैचिंग सही कौन सा है। तो आप अपना आंसर सोचिए और अपनी नोटबुक पे पहले नोट कर लीजिए, बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा, समझ के लिए भी ज़रूरी है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया हो गया। देखिए यहाँ पर अगर हम बात देखें तो डी किसान क्रेडिट कार्ड उत्पादन वृद्धि की बात तो नहीं कह सकती, तो डी तो जो है गलत है। ओस, अमन, बोरा जो है देखा जाए तो हमने पहले भी इसके बारे में जाना है, समझा है, ठीक है। ओस, अमन, बोरा जो कि एक फसलों के नाम है जो साल में 3 बार उगाई जाती है गेहूं का, तो ये सरकारी योजना तो हो नहीं सकती, तो ये गलत है, ठीक है। धान या चना की फसलें, तो ये भी सुमेल गलत है। इसका मतलब हमारे समक्ष एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है, ए रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, ये ऑप्शन सही है। यानी ए ऑप्शन सही है कि रबी फसलें बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक, तो ये सही गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े पैमानों पर उगाई जाती है? किस तरह का है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है, यानी एक प्रणाली है जो बड़े फसलों के क्षेत्र पर उगाई जाती है? क्या स्थानांतरित कृषि कहलाती है वो, या वृक्षरोपण कृषि कहलाएगी, या बागवानी, या गहन कृषि? किससे अधिक उत्पादन होगा? क्वेश्चन क्लियर है, किससे जो है इनमें से अधिक उत्पादन की बातों को कहता है? तो आप अपना ऑप्शन लगा सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब अपना ऑप्शन लगा लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है? क्या हम उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं? क्या आप सोच रहे हो कि वृक्षरोपण कृषि है, या सी बागवानी है, या डी गहन कृषि है? गहन कृषि का मतलब होता है जो अधिक मात्रा में हम गहन लगाते हैं, लेकिन देखा जाए तो स्थानांतरण कृषि एक जगह से दूसरे जगह जाके किया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी ये तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। और गहन कृषि यानी कितना अधिक कृषि कीजिएगा, गहन करिएगा, तो डी भी है, एलिमिनेट हो गया। अब रह गया बी और सी। बागवानी तो पता ही होगा और वृक्षरोपण तो पता होगा कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उससे हम कृषि लें। तो देखा जाए बागवानी भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब बी सही है, वृक्षरोपण कृषि। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन का। काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है बी, वृक्षरोपण कृषि, जिससे हम अधिक फसलें पर उगाई जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्व है। देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति अदीम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है? क्या ए मिट्टी की उर्वरकता, बी मानसून, या सी अनुकूल माहौल, डी पर्याप्त पूंजी?
तो ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प है, समझने वाली है। आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है और अपने नोटबुक पर पहले नोट कीजिए। ठीक है, आप नोट भी कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि कौन सी स्थिति जो है आदिम निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं की बात कर रखा है। तो मिट्टी की उर्वरकता जरूरी है, यानी आदिम निर्वाह खेती के लिए जरूरी है। मानसून भी जरूरी रखा जाता है और अनुकूल माहौल होना, ये तो बहुत ही उत्तम बात है। तो यहाँ पर तो तीनों ऑप्शन सही गया, यानी डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि नहीं की बात कहा गया, इसलिए जो है डी गलत है। अपर्याप्त पूंजी, ये बात से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। आदिम निर्वाह खेती के लिए मिट्टी की उर्वरकता, मानसून, अनुकूल माहौल चाहिए, लेकिन नहीं क्या चाहिए, पर्याप्त पूंजी की इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात की बात है, ना कि इसके अंतर्गत है। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, काफ़ी जरूरी था। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है कि भारत में कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि में सुधार के लिए, जो भारतीय कृषि है उसमें सुधार के लिए किस किस संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है, यानी ICAR की जो स्थापना की गई है। मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में भी विकास किया गया है। सी जो है कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना करना, या उपयुक्त सही। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर क्लियर समझ में तो आ ही गया होगा कि भारतीय कृषि में सुधार करने के लिए क्या क्या सरकार ने किया है। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, दे दीजिए, लिख लीजिए कॉपी पे, काफ़ी ज़रूरी रहेगा, समझ के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, लिख लिया होगा। देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। कृषि को महत्व को देते हुए भारतीय सरकार ने कृषि में सुधार के लिए किस किस विभागों का स्थापना किया है। तो देखा जाए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना तो की गई है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी है मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के लिए विकास। देखिए भारत सरकार ने सबसे पहली बात यही रखी कि कृषि में अगर पूर्व हम जो है मौसम का अनुमान लगा लें, जो किसानों को नुकसान होते हैं उसे बच जाएंगे। तो मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान जो है कृषि के सुधार के अंतर्गत है, इसके लिए बी ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। आगे देखिए कृषि विश्वविद्यालय और पशु चिकित्सा सेवा पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना करना। देखिए ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशु के प्रजनन करने का भी यहाँ पर सुविधा बनाई गई है और कृषि विश्वविद्यालय में बच्चे जो है पढ़ के कृषि के महत्व को और समझेंगे। तो इसका मतलब यहाँ देखा जाए तो A, B, C सारे ऑप्शन सही हैं, यानी भारतीय कृषि सुधार में इन तीनों का जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो आप जो है डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, डी जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, आंसर आप लगा सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। आपको बता दूं कि कृषि जो है कहीं भी किसी से भी बात कर लीजिए, प्राथमिक जो है एक्टिविटी ही है, यानी प्राथमिक गतिविधियाँ हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य जो सेकेंडरी के अंतर्गत आता है वो होता है कृषि उत्पाद, यानी कृषि से जो मैन्युफैक्चर हुई है वो माध्यमिक में आती है, और तृतीय में जो आता है जो उपभोक्ता तक पहुंचाई जाती है। तो इसका मतलब जो है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्राथमिक जो है गतिविधियाँ हैं। तो आप बी ऑप्शन लगा सकते हो। ये आंसर बहुत ही आसान, बहुत ही क्लियर था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर और छोटा है कि बोरा क्या है। बोरा हम किसके लिए यूज़ करते हैं। बोरा जो है एक शब्द है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किस फसल के लिए यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर है। क्या आप खरीफ की फसलों के लिए यूज़ करते हो, या जायद की फसल के लिए, या सी रबी के फसल के लिए, या इसमें से कोई नहीं। आप पहले अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ किसके लिए कहते हैं। आपने लगा लिया होगा। देखिए
बोरा का यही अर्थ होता है कि ये गेहूँ नहीं धान के उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, गेहूँ नहीं धान के लिए। तो बोरा जो वर्ड है धान के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब धान किस फसल के अंतर्गत आता है, क्या रबी की फसल के आता है कि जायद? रबी जो होती है देखा जाए तो इसका जो है बोने का दिसंबर से नवंबर दिसंबर होती है, ठीक है, बोने का टाइम। काटने का जून जुलाई जो है अप्रैल से जून तक माना जाता है। जायद के फसल जो होते हैं आपको पता होना चाहिए, जायद के फसल ऐसे फसल होते हैं जो कुछ समय काल के लिए होते हैं। जैसे आपको पता है कि अप्रैल मई में जो है सब कुछ कट जाते हैं, तो अप्रैल मई से लेकर जून तक जो है हम जायद के फसलें लगा लेते हैं, जिसमें ककड़ी उकड़ी सब आ जाती है, ठीक है। इस समय ये आपको बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है। तो देखा जाए तो खरीफ की फसल जो है धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। तो बोरा शब्द जो है धान की फसल के लिए बोली गई है, यानी खरीफ फसल। इसका मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है कि रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किस नाम से जाना जाता है? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इजी है और ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। देखिए ए रेशम उत्पादन, बी जल कृषि, सी अंगूर की खेती और डी मछली पालन। अब जर्नल सी बात है, आंसर तो खुद ही बोल रहा है यहाँ पर, तो आपने अपना लगा लिया होगा आंसर। तो आंसर तो पता होगा कि रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़ों का पालन किस नाम जाना जाता है? रेशम उत्पादन। जर्नल सी बात, रेशम से है तो रेशम ही होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है, इसमें सोचने की तो बात थी नहीं। कहते दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं और समझना बहुत ईजी रहता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो, रेशम उत्पादन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। यानी जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है कौन सी फसल लगाई जाती है? क्या वो खरीफ की फसल होती है, या रबी की फसल होती है, जायद की फसल होती है, या उसमें से कोई नहीं? देखिए उसमें से कोई की तो बात यहाँ पर होगी ही नहीं, तो डी तो ऐसे एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि 3 तरह के फसल होते हैं, या तो खरीफ की फसल होगा, या रबी की फसल, या जायद का फसल होगा। और हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत से जो फसल लगाई जाती है उस फसल को हम किस नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग आंसर है। आप पहले अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या है। आपने लगा लिया होगा। देखिए जायद की फसल जो होती है मैंने जैसे बताया था गर्मी के टाइम लगाई जाती है, क्योंकि ये इसमें ककड़ी कुड़ी आती है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब आती है। तो जायद की फसल तो इस समय लगाई जाती है। रबी की बात करें तो रबी की फसल जो होती है नवंबर दिसंबर में लगाई जाती है और अप्रैल से लेकर जून तक काट ली जाती है। तो ये तो मानसून इस समय तो रहती नहीं है। अब जून से मानसून स्टार्ट होता है, जून जुलाई से जो होता है बरसात की जो है फुहारे आने लग जाते हैं। तो इस समय जो है धान की खेती लगाई जाती है और धान की कृषि को हम खरीफ फसल कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन ए है सही है, यानी ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन ए खरीफ फसल सही आंसर है, यानी जो है मानसून की शुरुआत से उगाई जाने फसल के नाम को हम खरीफ की फसल कहते हैं, यानी ये ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है आपके स्क्रीन पे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है खरीफ डैश रबी जौ जायद तरबूज। खरीफ किसके साथ है? जैसे रबी जो है जौ जायद तरबूज के साथ है, तो रबी के साथ कौन सा फसल जो है मैच करेगा? क्या ग्राम करेगा, ग्राम यानी चना, बी गेहूँ, सी तिलहन, डी मूंग। अब तो ये क्वेश्चन का आंसर देना भी आपके लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जितने भी हमने किया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि खरीफ डैश रबी जायद और तरबूज, इसमें सुमेल करना है कि क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम जो है यहाँ पर डी मूंग के साथ हम इसको सुमेल कर सकते हैं, यानी मूंग के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ फसल मूंग, रबी फसल जौ जायद और तरबूज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
डी ऑप्शन के साथ आप यहाँ जा सकते हो। डी काफ़ी सही रहेगा इस ऑप्शन के साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्लियर है। देखिए, बाजरा रेतीली मिट्टी और उथली डैश पर अच्छी तरह उगाई जाती है। बाजरा जो है रेतीली मिट्टी के साथ उथली कौन सी है मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है? क्या वो काली मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, या लेटराइट मिट्टी है, या जलोढ़ मिट्टी है? तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है। आप यहाँ पर अपना आंसर दे सकते हो, समझ सकते हो कि काली मिट्टी के साथ जा रहे हो कि लाल मिट्टी के साथ जा रहे हो, या लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन है। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए, दे दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपका नॉलेज का भी पता लग जाएगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया है। देखिए, बाजरा रेतीली मिट्टी, ठीक है, और उथली जलोढ़ मिट्टी के साथ होती है? नहीं। लेटराइट मिट्टी नहीं, लाल मिट्टी नहीं, काली मिट्टी के साथ होती है। तो काली मिट्टी के साथ जा सकते हो कि बाजरा रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगता है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है काली मिट्टी। रेतीली मिट्टी के साथ काली मिट्टी जो है, इसका अच्छा सुमेल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन है कि गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है? गन्ना अगर हमें लगाना है, का पेड़ लगाना है, तो इसके लिए आदर्श स्थिति क्या होगी? क्या ए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए? बी जो बोला है 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। उसके बाद सी ऑप्शन कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा, या डी उपयोग में से कोई नहीं। देखिए, आप अपना आंसर सोच सकते हो, क्योंकि ज़रूरी आपके लिए सोचिएगा तभी आगे बढ़िएगा। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए, गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति कौन सी होती है? बात करें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर वर्षा, तो गन्ना तो 100 सेंटीमीटर वर्षा में तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऑप्शन देखिए सी तो बिल्कुल गलत है। सी 100 सेंटीमीटर वर्षा यानी हाईवी वर्षा की बात कर रहा है ये 100 सेंटी, और गन्ना के लिए इतना काफ़ी हद हो जाती है। और बी देखिए 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान, गन्ना के लिए 17 से अगर कम हो तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। और बरसात की देखिए 50 से 75, यानी ये काफ़ी कम वर्षा को यहाँ दर्शा रहा है। ये देखिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच। तो ये ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है। इसका मतलब जो है इस क्वेश्चन का आंसर ए है, यानी ये आंसर सही है। तापमान में 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के साथ आप जा सकती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्लियर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की प्रमुख फसलों के बारे में सही सुमेल जोड़ी क्या है? यहाँ पर आपको जो है सुमेल किया गया है, यानी मैचिंग की गई है। आपको सही मैचिंग को जो है यहाँ चुनना है, समझे। तो भारत की प्रमुख फसलें यहाँ दी गई है। कौन सी फसल सही है? बाजरा देश का उत्तर पूर्वी भाग में उगाई जाती है, या बी गेहूँ देश का उत्तर पश्चिमी भाग में होती है, या पल्स यानी दाल देश के दक्षिण पश्चिम भाग में होती है, या चावल देश के दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सुमेल है। आप इसका आंसर सोच सकते हो, दे सकते हो कि आखिर क्या हो सकता है इसका आंसर। चावल देश के दक्षिण पूर्वी भाग में, देखिए चावल अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी की जगह अगर उत्तर साइड होता तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता। तो डी तो सही नहीं है। सी की बात करें तो देश के दक्षिण पश्चिम भाग, देश के दक्षिण पश्चिम भाग की बात करें तो ये भी बात यहाँ गलत साबित होता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में तो होना संभव नहीं है। बाजरा देश का उत्तर पूर्वी भाग, तो ये भी गलत है। गेहूँ देश का उत्तर पश्चिम भाग, तो गेहूँ जो है उत्तर पश्चिमी भाग में जरूर उगाई जाती है, यानी बीसवें का जो है बी ऑप्शन सही है। तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि गेहूँ देश का उत्तर पश्चिम भाग, ये सुमेल सही है, यानी इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्लियर है कि केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? कौन सा इसमें जो है सही फुल फॉर्म है? क्या ए किसान क्रेडिट
कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या बी किसान क्रेडिट क्रेडिट कार्डिंग है, और सी किसान क्रेडिटिंग कार्ड है, या डी किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए यहाँ पर इसको जो है हिंदी में अगर मैं लेता तो कई ऑप्शन एक जैसा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का क्रेडिट ही लिखेगा, क्रेडिटिंग का क्रेडिटिंग ही लिखेगा, ठीक है, और कार्डिंग का कार्डिंग ही लिखेगा, कार्ड ही लिखेगा। तो इसका मतलब है कि इसको हिंदी में रूपांतरण करना संभव नहीं था, लेकिन आपके समक्ष यहाँ ऑप्शन आ गया है। आप अपना सही आंसर इसमें से बता सकते हो, और ये क्लियर आपको बता रहा है, यहाँ आंसर ही बता रहा है। देखिए ऑप्शन क्लियर है कि ए किसान क्रेडिटिंग कार्ड। देखिए क्रेडिटेड, इसमें बोलने में ही बहुत अजीब सा लग रहा है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगला देखिए बी किसान क्रेडिट क्रेडिंग कार्डिंग, कार्डिंग यहाँ बोला है, कार्ड इधर कार्डिंग की बात यहाँ कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है किसान क्रेडिटिंग कार्ड, क्रेडिटिंग क्रेडिटिंग भी गलत है भाई, तो इसका मतलब ए बी सी गलत है। तो यहाँ पर देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, बोलने में भी कितना आसान है, किसान क्रेडिट कार्ड, यही बोलते हो ना आप लोग भी। तो केसीसी का पूरा नाम क्या होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बोलने ही से ही पता लग जाता है। अब हम किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं ना कि किसान क्रेडिटिंग कार्ड कहते हैं या किसान क्रेडिट कार्डिंग कहते हैं, तो ऐसे चीज़ें अलग होती है, और यही आपको यहाँ पर समझना है कि एग्ज़ाम ने पूछा क्या है, कहना क्या चाहता है, और सही ऑप्शन होगा क्या। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है चावल एक खरीफ फसल है। देखिए चावल जो है एक खरीफ का फसल यानी धान की बात कर रहा है, जिसके लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस के ऊपर चाहिए और उच्च आर्द्रता चाहिए। तो कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमसे बरसात पूछ ली है कि चावल की खेती के लिए कितना सेल्सियस जो है बरसात की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ए ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत पड़ेगी, बी 200 सेंटीमीटर, सी 150 सेंटीमीटर, या डी 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। आप अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपको भी अपना सोच लगाना है और अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखना है। इससे आपकी तैयारी का पता लग जाता है कि आप कितना जो पेपर के लिए तैयार हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी कितनी तैयारी है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस से अधिक चाहिए हमें, और उच्च आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की भी काफ़ी चाहिए। तो वर्षा कितना वार्षिक की आवश्यकता होगी 50। अगर हम देखें तो 50 देखिए बहुत ही कम है, क्योंकि चावल यानी धान कृषि है, तो धान कृषि जो है मिनिमम या मैक्सिमम दोनों के बीच का जो है हमें बरसात की ज़रूरत पड़ती है। न कभी अधिक हैवी होगा तो गल जाएगा, और कम होगा तो ग्रो नहीं करेगा। तो डी जो देखिए एलिमिनेट हो जाता है, डी बहुत ही लो की बात कर रहा है, यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा तो बहुत ही नीचे चला गया, तो डी तो एलिमिनेट है। अब सी देखिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर हैवी होता है। 150 सेंटीमीटर का वर्षा की बात करें वार्षिक वर्षा की तो हैवी होता है, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए डी, जब हमने सी को एलिमिनेट कर दिया हैवी वर्षा के रिगार्डिंग, तो बी तो ऑटोमेटिक ही एलिमिनेट हो गया। 100 सेंटीमीटर वर्षा 200 सेंटीमीटर वर्षा काफ़ी अधिक हो जाती है, तो इसका मतलब हमें ए ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि ए 100 सेंटीमीटर वर्षा जो है वार्षिक वर्षा काफ़ी सफिशेंट है। चावल कृषि के लिए ऐसे ही बरसात की आवश्यकता होती है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो। तो ये काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर MCQ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है देखिए गेहूं के बढ़ते मौसम में सामान्य रूप से वितरित डैश वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के बढ़ते मौसम में सामान्य रूप से कितनी वर्षा की आवश्यकता हो सकती है। तो क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप कि कितनी जो है गेहूं के वृद्धि के लिए वर्षा की जरूरत पड़ सकती है। क्या ए 25 से 50 सेंटीमीटर जो होना चाहिए बरसात, या बी 75 से 100 सेंटीमीटर, सी 50 से 75 सेंटीमीटर, या 85 से 130 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन तो क्लियर है, आप अपना आंसर सोचिए और अपने नोटबुक पे लिखिए, जो कि काफ़ी महत्व रखेगा। देखिए बात अगर हम करें यहाँ पर गेहूं के बढ़ते मौसम में गेहूं के लिए वर्षा की आवश्यकता,
तो 25 से 50 की बात किया जाए तो ये बहुत ही कम होता है वार्षिक वर्षा, बहुत ही कम होता है, जिसमें फुहारे ही होती है, इतनी कम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 75 से 100 सेंटीमीटर की बात करें तो थोड़ा सा हैवी होता है गेहूं के लिए, क्योंकि गेहूं जो है अधिक बर्दाश्त नहीं करता है बरसात को। धान के लिए तो चाहिए, बरसात चाहिए, लेकिन गेहूं की फसल के लिए इतना अधिक बरसात की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब डी भी गलत होगा, क्योंकि 85 से 130 की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। तो सी सही है, क्योंकि सी 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ये गेहूं के फसल के लिए अप्लीकेबल है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं को बढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से डैश तीसरे सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। क्वेश्चन क्लियर है, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरे सबसे महत्वपूर्ण फसल, ए चावल, बी ज्वार, सी गेहूं, डी मक्का। देखिए, लोग इतना आप लोग भी दिमाग पर लगा रहे होंगे कि चावल गेहूं तो पहले दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तीसरा आप लोग के दिमाग में यही आ रहा होगा कि मक्का है। चलिए, आपका विचार जो भी है, आप अपना आंसर जो है ये लगाइए, ठीक है, क्या आंसर सही होगा। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है साफ क्लियर तौर पर कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से। अब यही बात यहाँ पर मेन टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण फसल कौन सा है। और चावल गेहूँ तो चलिए पहले दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए चावल तो एलिमिनेट हो जाता है। अब द्वंद्व रह गया ज्वार और डी मक्का। कई लोग तो मक्का को सोच रहे हैं, जो सही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सही नहीं है डी, यहाँ पर ज्वार है। क्योंकि मक्का तब आता है जब इसने क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से नहीं पूछा होता, तब आंसर होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहते हैं ना, एक नई बात डाल दी कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार जो है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है। तो आप बी पे जा सकते हो, ज्वार जो है सबसे इम्पोर्टेंट फसल है। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि डैश दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है। देखिए, दाल सबसे अधिक किस देश में खाई जाती है। ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। देखिए, ऑप्शन है ब्राज़ील, बी यूएसए, सी चीन, डी भारत। तो आप अपना आंसर लगा दीजिए, कौन सा है। आपने लगा दिया होगा आंसर, कोई खास नहीं है। मैं बता दूं कि भारत जो है दुनिया के सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और दालों का उपभोग भी करता है। यानी देखा जाए तो भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग देश है। तो भारत यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चनों में हम मिलेंगे, अगले बात और भी करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा, और केयर ही करना हर एक व्यक्ति का फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। इसे सोचिए नहीं, जितना हो सके जो है शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना होता है। जिन बच्चे को पसंद आएगा, जो आपके कांटेक्ट में होंगे, जिनको अच्छा लगेगा वो वीडियो को देखेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा नहीं देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अच्छा और बुरा का सवाल नहीं उठता है, यहाँ पर सवाल उठता है समझ की और इम्पोर्टेंस की, क्योंकि ये एमसीक्यू है, कोई आपका एंटरटेनमेंट नहीं है। पढ़ने की बात है, समझने की बात है, और पढ़ाई लिखाई में जितना बार देखा जाए, जितना बार किया जाए, वो महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर आपका मन लगे चाहे ना लगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे, लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ पर ना तो ये कोई वीडियो है जिसमें गाना चल रहा हो या कुछ और भी चल रहा हो, ये आपके समझ के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी मिल सके। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा,
यानी एक बार त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िएगा तो कहते हैं अपना एजुकेशन ख़त्म यहाँ पर करके ही हटिएगा। इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।